तो नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके लिए लेके आ चुका हूँ कक्षा 10वीं का त्रैमासिक परीक्षा पेपर। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं त्रैमासिक परीक्षा पेपर कक्षा 10वीं, विषय हिंदी का है। 75 नंबर का पेपर होगा। समय 3 घंटे लगने वाले हैं। यहाँ पे कुछ आपके निर्देश दिए गए हैं, वो निर्देश आपको ही पढ़ने हैं। पहला है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा है प्रश्न अंक 1 से 5 तक के 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जो एक पर एक नंबर आधारित हैं। बाकी आप पढ़ लीजिएगा। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ, प्रश्न की ओर, और प्रश्नों के आंसर आपको मैं बताता हूँ। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, अगर चैनल पर अगर नए आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल आप नहीं भूलोगे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं सही विकल्प का आंसर चुनकर लिखिए। तो छाया बात है कि प्रतिनिधि कवि कौन से कहलाते हैं, तो यहाँ पे जयशंकर प्रसाद कहलाएंगे। जी हाँ बच्चों, छाया बात के प्रतिनिधि कवि जयशंकर प्रसाद ही कहलाते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, नंद आनंद का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे नंद और आनंद का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए किया जाता था बच्चों। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे अपन लोग, व्याधि का अर्थ क्या कहलाता है, तो व्याधि का अर्थ रोग कहलाता है। इस पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। फिर नेक्स्ट है कस्बे के और चौराहे पर प्रतिमा लगी थी, तो इसका होगा सुभाष चंद्र बोस जी की लगी हुई थी। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे, दो शब्दों को अपने विभक्ति चिन्हों पर जोड़कर आपस में मिलान कहलाता है, तो दो दो या होगा इसका जो समास आंसर कहलाएगा। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे देखेंगे, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो ये जो कहानी एक है। अब यहाँ पे मैंने सही विकल्प के सारे आंसर कंप्लीट कराए हैं बच्चों। थोड़ा एक बार आप इन्हें भी एक बार रिपीट कर सकते हैं। पहले का जयशंकर प्रसाद होगा, दूसरे का श्री कृष्ण होगा, तीसरे का होगा आपका, ठीक है, रोग होगा, चौथे का आपका जो सुभाष चंद्र बोस जी हो जाएंगे। यहाँ पे चौथा देखेंगे अपन लोग, चौथे का सुभाष चंद्र बोस, पाँचवें का समास और छठवें का निबंध, सॉरी कहानी। यह आपके सही विकल्प के सारे आंसर कंप्लीट हो जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट आता है प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे रिक्त स्थानों की बात करेंगे अपन लोग। यहाँ पे है सूर की भक्ति खाली खाली भाव की कहलाती है। यहाँ पे लिखेंगे अपन शाख भाव की कहलाती है, शाख भाव, ठीक है बच्चों, ये शाख भाव की कहलाएगी। फिर नेक्स्ट है गोपियों के मधुर संबोधन के लिए होता है, तो गोपियों के मधुर संबोधन उद्धव के लिए मधुर संबोधन होता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3 में खाली खाली लेखक अपने जीवन व्रत को प्रस्तुत करता है। कोई भी लेखक अपना जीवन जो बताता है वो आत्म कथा में बताता है, आत्मकथा, ठीक है, आत्मकथा, इसको टिक कर लेंगे। फिर नेक्स्ट है वीर रस का स्थायी भाव क्या कहलाएगा, तो वीर रस का स्थायी भाव आपको पता है उत्साह होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, यहाँ पे भोलेनाथ और उनके साथी अमोले का सिगार बजाते थे, तो शहनाई बजाते थे। किसका बजाते थे? शहनाई, ठीक है, शहनाई लिखोगे अपन लोग यहाँ पे। फिर आप देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट है समास के भेद हैं, तो समास के भेद 6 भेद होते हैं, आपको भी ये चीज़ अच्छे से पता है। चलिए बच्चों, ये आप कंप्लीट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। अब आते हैं सत्य और असत्य की बात करेंगे। यहाँ पे सत्य और सत्य प्रश्न नंबर 3 में है, गोपियाँ श्री कृष्ण द्वारा चुराए गए अपने मन को वापस क्यों मांग रही थी, तो ये इसका जो राइट आंसर आपका होना है बच्चों वो बिल्कुल सत्य हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एक अंक वाली रचना क्या कहलाती है, एक कहानी तो कहानी नहीं है, एकांकी कहलाती है, तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले का सत्य है, दूसरे का गलत माना जाएगा। उपन्यास में कोई कथाओं का समावेश होता है, यहाँ पे तीसरे का जो आंसर होगा सत्य माना जाता है। चौथा अपन देखेंगे, भोलेनाथ की माइया के गोद में खिलाकर बाबूजी की गोद में शांति मिलती थी, तो ये भी असत्य है, ये भोलेनाथ की जगह में श्री कृष्ण होना चाहिए था, ठीक है। प्रश्न 5वां देखेंगे, लेखक शिवपूजन सहाय के पिता अपने आटे की गोलियों की मछली को खिलाते थे, तो ये बात भी सही है, सत्य है। फिर नेक्स्ट है यहाँ अलौकिक आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ विभत्स रस होता है, तो ये भी गलत हो जाता है। फाइनली ये आपके सारे आंसर दिए गए हैं। पहले का सत्य है, दूसरे का सत्य है, तीसरे का सत्य है, चौथे का सत्य है, पाँचवें का सत्य है और छठवें का असत्य है। फाइनली ये कंप्लीट हो गया सही आपका सत्य और सत्य। अब आते हैं बच्चों, यहाँ पे देखेंगे अपन प्रश्न नंबर 4 पे देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 क्या कहलाता है आपका? सही जोड़ी। अब सही जोड़ी पे देखेंगे, आधुनिक कबीर जो कहलाते हैं इस टाइम के, आधुनिक कबीर, ठीक है, वो नागार्जुन को माना जाता है इस टाइम पे। फिर नेक्स्ट है कहानी की तत्व कौन सा है, तो जो कहानी का तत्व 6 माने जाते हैं अपन लोग के, दोहा जी होता है। दोहा का अपन देखेंगे अर्ध सम्मात्रिक छंद दोहा कहलाता है। संधि के प्रकार होते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, संधि के प्रकार 3 होते हैं, ठीक है, संधि के प्रकार 3 माने जाते हैं, यानी 6 वाला ऑप्शन लेंगे, ठीक है। संधि के प्रकार 3 होते हैं। आम के आम ठुल्लियों के दाम का क्या मतलब होगा, जो इसका आंसर होगा दोहरा लाभ, एक के साथ एक फ्री में लाभ। और निष्बद्धता का क्या आंसर होगा, तो निष्बद्धता का सन्नाटा माना जाता है। मैंने सारे जो टिक क्लियर कर दिए हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ।
जो पहला आंसर है आधुनिक कबीर होगा, ये पहला माना जाएगा। दूसरा का आंसर जो 2 होगा, कायिक तत्व 6 माने जाते हैं। दोहा जो होता है वह सममात्रिक छंद होता है। तीसरा संधि के प्रकार होते हैं तो 3 होते हैं, ये पे 4 ले लेंगे अपन। आम के आम गुठुलिक दाम का मतलब क्या कहलाता है? 5वें नंबर का जो आंसर है वो यहाँ पे 5 कहलाएगा और निस्बतता मतलब 6 होगा। सारे आंसर क्लियर है, एक झटके में स्क्रीनशॉट कर लिए। अब चलते हैं बच्चों, यहाँ पे आते हैं प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5, गोपियों को भ्रम के बहाने किस व्यंग पर बाण छोड़े थे? तो जो इसका राइट आंसर है उद्धव होगा। ठीक है, उद्धव को बाण छोड़े थे। ठीक, फिर नेक्स्ट है, सूरदास के साहित्य की किस गुण की प्रधानता थी? तो वह माधुर गुण की थी। किसकी? माधुर गुण की। ठीक है, माधुर गुण लिख लेना आप इसमें, माधुर गुण। फिर नेक्स्ट है, नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी? तो किससे बनी थी? संगमरमर से बनी थी। जी हाँ बच्चों, संगमरमर से बनी थी। रिपोर्ट आज किस भाषा का शब्द है? तो यह फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द हो जाता है। रसोई घर में कौन सा समास है? तो यह है अव्ययी भाव समास कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, भोलेनाथ अपने पिताजी का को क्या कहकर बुलाते थे? तो बाबूजी कहते थे, बाबूजी। ठीक है, बाबूजी कह के बुलाते थे। फाइनली और जो बाकी कुछ क्वेश्चनों के आंसर ये आप प्रश्न देख सकते हैं। इन प्रश्नों का आंसर नेक्स्ट वीडियो पे आने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो शेयर करें दबा के, और चैनल पर करना है तो चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारा तो जी हाँ बच्चों, मैंने पहले पेपर डाल चुका है। यहाँ पे कुछ प्रश्नों के आंसर मैंने पहले दिखा चुका है आपको, बस फटाफट आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। यहाँ पे सही विकल्प आपके सामने कुछ ऐसा दिया हुआ था, मैंने सही विकल्प पहले आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया था। ये रहा कुछ खाली स्थान आपका, और साथ साथ में आपका प्रश्न नंबर 3 का 77 की बात ये थी, और प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ी आपके सामने कुछ इस तरह आंसर मैंने बताया था, और प्रश्न नंबर 5 आपके सामने कुछ इस तरह आंसर मैंने कंप्लीट करा दिया था। अब प्रश्न नंबर 6 से रह गया था। प्रश्न नंबर 6 के बाद प्रश्न नंबर 23 तक पूरे क्वेश्चन जो रह गए थे, उन सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला हूँ। यहाँ वीडियो के अंत तक बनी रहेगी और वीडियो पूरा देखिएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 5 पहला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 है, प्रकृतिवाद की विशेषता लिखिए। प्रकृतिवाद विशेषता यहाँ पे 3 विशेषता लिखी गई है, आप फटाक से स्क्रीनशॉट कर लो और तैयार कर लेना बच्चों। ये ठीक है, मैंने पेपर पहले भी दिखा चुका है आपको, एक बार में कहिए तो फिर से आपको पेपर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये प्रश्न पेपर था आपका, ये पेपर आप पहले देख चुके हैं। मैंने इन सारे प्रश्नों के आंसर भी बता चुका हूँ, और प्रश्न के आंसर भी चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट पहले दिखा चुका हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना है आप। और ये सारे प्रश्नों के आंसर आपको देखना है। प्रश्न नंबर 5 से आपके देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इन सब प्रश्नों के आंसर मैं अभी जस्ट इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो शेयर करना नहीं भूलिएगा अपने दोस्तों। तो चैनल वगैरह नए आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और मैं शुरू करता हूँ, पहले पेपर दिखाता हूँ आपको। चलिए यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहले आप चलो, चलिए मैं शुरू करता हूँ आंसर की ओर। तो फाइनली ये रहा पेपर आपका, पेपर का सारा आंसर मैंने लिख दिया, पहले भी आपको आंसर भी बता दिया था। और चलिए शुरू करते। प्रश्न नंबर 5 पहला है, प्रश्न नंबर 5 आपके सामने दिया, प्रगतिवाद विशेषता लिखिए। तो यहाँ पे सामाजिक यथार्थ का चित्रण, स्व सांप्रदायिक का विरोध और जनभाषा का प्रयोग, ये चूर आपका प्रश्न 5 का आंसर होता है। अब प्रश्न 6 पे देखिए, प्रश्न नंबर 6 पे कुछ दिया क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर आपके सामने है। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने दिया, दो सूर सारावली और सूर सागर साहित्य लहरी थी, तीन रचनाएं हैं। और यहाँ पे साथ में आपका भाव पक्ष दिया है। सूरदास कृष्ण के भक्त थे। सूरदास ने अपने पदों में मानव के में भावों को प्रकट किया था। सूरदास ने काव्य में शांत रस, श्रृंगार रस, बादल रस पर दिखाई देता है। सूरदास ने बालता सर्वोत्कृष्ट कवि है। ठीक है, यहाँ पे उसका कला पक्ष भी आपके सामने कुछ दिया गया है। कला पक्ष, सूरदास के किन्ने बोलचाल की ब्रजभाषा है और ललित प्रधान ब्रजभाषा दिया है। सूरदास जी ने अपनी काव्य रचना को गेय शैली की कहा है। सूरदास जी की रचनाओं का अलंकार शब्द सौंदर्य के प्रविष्ट होता है, और अलंकार उन्हें भावुक मुक्तक गेय की रचना भी कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 आंसर कंप्लीट। प्रश्न नंबर 7 पे चलेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने कुछ इस तरह आंसर दिया है। प्रश्न नंबर 7 है उद्धव। ठीक है, उद्धव के बारे में पूछा गया प्रश्न। यहाँ पे उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित में से की गई है। यहाँ प्रश्न नंबर 7, कमल की यहाँ पे जल के रहकर उन्हें प्रभावित नहीं होते का है। जल में पड़ी तेल की बूंद जो जल को घुलती मिलती नहीं है, उद्धव उनके समान है। वे कृष्ण के संग रहकर भी वह प्रेम में भांति नहीं हो सके। ठीक है, प्रश्न नंबर 7 हो गया। प्रश्न नंबर 8 का आंसर अपन लोग दिखा देता है। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने कुछ है। ठीक है, धनुष टूट गया, लक्ष्मण का बात की गई है। यहाँ पे कुछ तर्क दिए थे, उन तर्कों के यहाँ पे कुछ आपको 4-5 तर्क दिए गए हैं। इन चारों 5वें तर्क दिए। हमें तो यह साधारण शिशु मनुष्य, साधारण मनुष्य की भांति लगता है। श्री राम जी तो ये धनुष नए धनुष के समान लगा। श्री राम ने यह इसे तोड़े नहीं, बस उसे छूते ही धनुष स्वतः टूट गया। ठीक है, और यहाँ पे इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी भी लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। ठीक, ये चीज़ कंप्लीट हो गया। उन्होंने एक ऐसा अनुरोध बालपन की तोड़ा जो अर्जुन ने सोचकर भी ये कार्य
किया गया। प्रश्न नंबर 8 यहाँ का आंसर कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट कर लें आप। प्रश्न नंबर 9 चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे यहाँ पे चौपाई छंद की पूछी, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण लिखना था। तो चौपाई छंद आपके सामने कुछ तरह से परिभाषा लिखना है। एक चौपाई मात्रिक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में आखिर में जगड़ और तगड़ और अनन की अर्जित होती है। यहाँ पे पहले तुक के चरण में, तीसरे चरण में, चौथे चरण में मिलती है। यदि हर चरण में अंत में होता है, चरण में आगे गुरुत्व स्वर पर नहीं होता, लेकिन 2 गुरु और 2 लघु स्वर आते रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ कंप्लीट होता है। उदाहरण आपके सामने कुछ तरह दिया गया है। उदाहरण है, इस विधि राम सभई सुझावा, गुरुपद हर्षि सिर नावा। ठीक, ये उदाहरण हो गया आपका। अब चलते प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं बच्चों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 10 आपके सामने कुछ इस तरह है। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे दिया है, खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर बात करना। खंड काव्य और महाकाव्य अंतर है, तो यहाँ पे खंड काव्य, यहाँ पे महाकाव्य आपके सामने कुछ ये अंतर दिए गए हैं, और इन अंतरों को आपको लिखना है पूरा। आपको लिख के लाना है या फिर लिख के तैयार कर लेना है, और परीक्षा में सेम टू सेम लिख के आना है। यहाँ पे महाकाव्य में नायक संपूर्ण जीवन वर्णन करता है, खंड काव्य में जीवन किसी एक पार्ट का वर्णन होता है। ठीक है, खंड का मतलब एक पार्ट हो जाएगा। महाकाव्य में कई छंदों का प्रयोग होता है, और खंड काव्य में केवल एक ही छंद का प्रयोग होता है। यहाँ पे महाकाव्य में अनेक सर्गों से विभाजित की जाती है, इसमें खंड काव्य में एक ही सर्ग होता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट महाकाव्य में वीर रस वगैरह प्रधानता होती है, खंड काव्य में श्रृंगार रस, करुण रस का प्रधानता होती है। ठीक है, ये चीज़ प्रश्न नंबर 10 हो गया। अब प्रश्न नंबर 11 देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने रिपोर्टाज किसे कहते हैं ये पूछा गया है। तो रिपोर्टाज की रिपोर्ट घटना को तथा उन्होंने को कहते हैं। रिपोर्ट समानता रूप से समाचार पत्रों के लिए लिखी जाती है, और इसमें साहित्यिक नहीं होता है। रिपोर्टाज के कलात्मक तथा साहित्यिक रूप से रिपोर्टाज कहलाते हैं। ठीक, ये चीज़ इसको स्क्रीनशॉट कर लो, आप फाइनली तैयार कर लो। अब चलते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 आत्मकथा जीवनी में अंतर पूछा है। तो प्रश्न नंबर 12 आत्मकथा और जीवनी के अंतर है। यहाँ पे पहला आत्मकथा स्वयं द्वारा लिखी जाती है, जीवनी किसी दूसरे पर लिखी जाती है। ठीक है, आत्मकथा में लेखक अपनी स्वयं की कथा लिखता है, और जीवनी में महापुरुष पर आधारित होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके प्रश्न नंबर 13 है। यहाँ पे है आपकी बेटी हार गई। ठीक है, ये 2 रचनाएं हैं। यहाँ पे जो मन्नू भंडारी जी की रचनाएं पूछा गया, तो मन्नू भंडारी रचना आपके सामने कुछ है, या फिर रचना 2 है। तो आपकी बेटी और मैं हार गई चुकी। ठीक है, 2 रचना हो चुका है। और इसके बाद यहाँ पे भाषा शैली कुछ आपके सामने कुछ दिया, स्क्रीनशॉट कर लो। और फिर चलते हैं नीचे, अपन इसी का और दिखा देता हूँ मैं। एक क्वेश्चन और है। भगत पुत्र बुद्ध ने अकेला छोड़कर जाना चाहती, क्योंकि वह भगत बुढ़ापे में एकमात्र सहारा थी, और वह चलते भगत की देखभाल करने के लिए ठीक कोई सही नहीं था। ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ एक और क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, इच्छावाचक संदेहवाचक पूछा है, तो यहाँ पे देख लेना। अर्थ के आधार पर भागों के 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, वो प्रकारों के नाम लिखना। तो पहला विधानवाचक, दूसरा निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और विस्मयादिवाचक और आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। ये प्रश्न नंबर 15 के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन और आपका फाइनली बचा हुआ है, जो मैं कंप्लीट करा देता हूँ। यहाँ पे लेखक ने इस कहानी का नाम माता और आंचल रखा था, इसका क्या वो लिखिए। तो ये आपके सामने कुछ इस तरह दिया आंसर, आप स्क्रीनशॉट कर लें और तैयार कर लेंगे। ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, ये चीज़ पूरा का पूरा A to Z कंप्लीट कर लें और इसे तैयार कर लें। फाइनली मैंने यहाँ पूरा क्वेश्चन आंसर बता दिया। अब आपका रह गया एप्लीकेशन और वगैरह, वो कोई नेक्स्ट पार्ट में आ जाएगा, आप उससे भी तैयार कर लीजिएगा। मैंने पेपर पहले भी आपको दिखा चुका है। ठीक है, अब आपको जो क्वेश्चन रहेगा पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, फिर उसके आंसर भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आपकी ये पूरे प्रश्न मैंने वहाँ पे प्रश्न कंप्लीट करा दिए। रिपोर्टाज हो गया, आत्मकथा हो गई, मन्नू भंडारी हो गया, और प्रश्न नंबर 15 भी हो गया। अब यहाँ पे आता है प्रश्न नंबर 16 की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 16, मैं कल भोपाल आऊँगी। प्रश्नवाचक मैं कल भोपाल आऊँगी, ये प्रश्नवाचक हो जाएगा। यहाँ पे उसका नेक्स्ट आपका भी, यह आपका विद्यालय है, तो निषेध वाचक वाक होना। तो यहाँ पे आपको लिखना है यह आपका ही विद्यालय है, तो ये आपका निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर वाक्य का अर्थ ना लगा, तो यहाँ पे बना सकते हैं सेकंड, इसका अथवा वाला बहुत ईजी है। आंखों का तारा होना मतलब एक मात्र सहारा होना, और नेक्स्ट है आग में घी डालना मतलब उसको उकसाना। ठीक है, इन दोनों वाक्यों में से आप मुहारा बना ले। यहाँ पे 17 नंबर है, अपने माता, इसका आंसर मैंने पहले ही बता चुका है आपको, वीडियो के अंत में सबसे अब मैंने बताया था। और 18 नंबर आपको हल करना ही बहुत ईजी होगा। प्रश्न नंबर 19 से आप हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 20 का तो बहुत ईजी क्वेश्चन, आप इसे भी हल कर लेंगे। और यहाँ पे प्रश्न नंबर जो 21 है, ये भी गद्यांश पद्यांश है, तो इसे भी आप हल कर लेंगे। और ये आपका प्रचार एप्लीकेशन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसे भी आप हल ही कर लेंगे, और साथ में ये मोबाइल जीवन वाला भी कंप्लीट कर लेंगे। फाइनली मैंने पूरे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करा दिए हैं। अब चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ। बाय बाय।